नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसे आप हर दिन न्यूज़ में देखते हैं। चैप्टर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। और हाँ, ये है इसका पार्ट 1। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों हजारों लोग अचानक से सड़कों पर उतर आते हैं? एक आम इंसान की आवाज़ में, एक कॉमन सिटीजन की वॉइस में आखिर कितनी ताकत होती है? देखिए, ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको एक अवेयर, एक एक्टिव सिटीजन बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को, इसके हर एक एस्पेक्ट को आराम से स्टेप बाय स्टेप डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल पर सोचिए, ऐसी क्या मजबूरी या ऐसी क्या मोटिवेशन होती है कि लोगों को अपना घर, अपना काम, सब कुछ छोड़कर सड़कों पर आना पड़ता है, राइट? हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर आजकल के मॉडर्न डे इश्यूज तक प्रोटेस्ट, जिसे हम आंदोलन कहते हैं, ये हमारी सोसाइटी का एक परमानेंट फीचर बन गए हैं। लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर, ये सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना यानी जस्ट गैदरिंग अ क्राउड नहीं है। इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक पूरा सिस्टम काम करता है। आइए समझते हैं कि ये मूवमेंट्स आखिर होते क्या हैं और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, यानी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो पहला सवाल यही उठता है, Why do we need movements? आंदोलनों की जरूरत ही क्यों है? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देकर 5 साल इंतजार करना नहीं होता। आप खुद सोचिए, क्या हर इंसान पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके एमपी या एमएलए बन सकता है? प्रैक्टिकली नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आम पब्लिक के पास पॉलिसी मेकिंग में, यानी देश के कानून बनाने के प्रोसेस में, कोई रोल ही नहीं है? बिल्कुल है, और यही रोल मूवमेंट्स अदा करते हैं। ये पॉलिटिक्स का एक ऑल्टरनेट रूट है, एक बाईपास है, जहां आम नागरिक भी, एक कॉमन सिटीजन भी गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकता है, वो भी बिना इलेक्शन लड़। ओके, तो मूवमेंट और एक भीड़ में, अ क्राउड में क्या फर्क है? व्हाट इज द रियल डिफरेंस? इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर जोर से बारिश आ जाए और 100 लोग एक बस स्टॉप के नीचे खड़े हो जाएं, तो क्या वो एक मूवमेंट है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही 100 लोग एक प्लान्ड तरीके से बस के बढ़ते किराए के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, बैनर्स बनाएं और सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं, तब वो एक मूवमेंट बन जाता है। द की टर्म हियर इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, एक संगठित कोशिश, एक प्लान्ड एफर्ट। इसका गोल बिल्कुल क्लियर होता है, किसी एक स्पेसिफिक इशू पर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना और लोगों को उस मुद्दे पर जागरूक करना, यानी टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। तो क्या मूवमेंट्स हमेशा सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ही होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डेमोक्रेसी के वॉचडॉग्स की तरह काम करते हैं। सबसे पहले ये उन इश्यूज को नेशनल डिबेट में लाते हैं जिन पर शायद मीडिया या पॉलिटिशियंस ध्यान नहीं दे रहे होते। फिर इस पब्लिक प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। इट्स लाइक एन अलार्म बेल फॉर द सिस्टम। और ये सिर्फ अपोज नहीं करते, बल्कि एक्सपर्ट्स के थ्रू वैल्यूएबल डेटा और सजेशंस देकर पॉलिसी मेकिंग में, यानी कानून बनाने में हेल्प भी करते हैं। इसीलिए राइट टू प्रोटेस्ट को एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट माना जाता है, क्योंकि ये पावर को अकाउंटेबल रखता है। याद रखिए, पार्ट 1 में हम डेमोक्रेसी के इस इंपॉर्टेंट फीचर को ही समझ रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या एक मूवमेंट को लेजर फोकस्ड होना चाहिए, यानी सिर्फ एक ही इशू पर ध्यान देना चाहिए? मोस्टली यस, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत उनके फोकस में ही होती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर अलग अलग मूवमेंट्स टीम अप कर ले? जैसे एक ग्रुप जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम कर रहा है और एक दूसरा ग्रुप जो डाउरी के खिलाफ काम कर रहा है। दोनों का अल्टीमेट गोल तो विमेन्स एम्पावरमेंट ही है, राइट? जब ऐसे मूवमेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो उनकी कलेक्टिव पावर, उनकी आवाज कई गुना बढ़ जाती है। इट्स लाइक डिफरेंट स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइनिंग टुगेदर टू बिकम अ पावरफुल रिवर। तो चलिए, एक पॉलिटिकल पार्टी और एक मूवमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये क्लियर करते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक पॉलिटिकल पार्टी एक जनरल फिजिशियन, एक जनरल डॉक्टर की तरह है, जिससे पूरी बॉडी, यानी पूरे देश का ध्यान रखना पड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ। लेकिन एक मूवमेंट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह है, जिसका फोकस सिर्फ एक पर्टिकुलर बीमारी, यानी एक स्पेसिफिक इशू जैसे करप्शन या पोल्यूशन पर होता है। पार्टी का गोल है पावर में आकर सिस्टम को रन करना, और मूवमेंट का गोल है सिस्टम पर प्रेशर डालकर उसे किसी एक पर्टिकुलर इशू पर ठीक करना। सिंपल। हमने ये तो समझ लिया कि मूवमेंट्स क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं। लेकिन एक बात सोचिए, हर मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? कुछ आंदोलन इतिहास बना देते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, और कुछ बस एक दिन की हेडलाइन बनकर रह जाते हैं। फ़र्क क्या है? द डिफरेंस इज इन देयर इंग्रेडिएंट्स। एक सक्सेसफुल मूवमेंट के पीछे एक पूरा फॉर्मूला, एक ब्लूप्रिंट होता है। So let's decode the 5 essential pillars that make a movement truly powerful and effective. देखिए, एक सक्सेसफुल मूवमेंट इन 5 पिलर्स पर खड़ा होता है। इसे एक कार की तरह सोचिए।
अगर एक भी टायर पंक्चर हो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। सेम वे ये पांचों एलिमेंट्स कलेक्टिव एक्शन, सोशल ऑब्जेक्टिव, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सपोर्ट जब मिलकर काम करते हैं तो एक मूवमेंट को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। चलिए अब एक एक करके इन पिलर्स को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। पिलर नंबर 1 कलेक्टिव एक्शन यानी सामूहिक कृति। ये मूवमेंट की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। एक चिंगारी आग नहीं लगा सकती, लेकिन जब हजारों चिंगारियां एक साथ मिलती हैं तो वो इनकलाब यानी रेवोल्यूशन ला सकती हैं। आंदोलन एक टीम स्पोर्ट है। एक अकेले इंसान की आवाज शायद ना सुनी जाए, लेकिन जब लाखों लोग एक साथ हम एक हैं का नारा लगाते हैं तो सबसे बड़ी सरकारों को भी सुनना पड़ता है। दैट इज द रियल पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन। पिलर नंबर 2 अ क्लियर सोशल ऑब्जेक्टिव यानी एक सामाजिक उद्देश्य। एक मूवमेंट बिल्कुल जीपीएस की तरह काम करता है, उसे एक क्लियर डेस्टिनेशन चाहिए। अगर आपका गोल, आपका उद्देश्य ही क्लियर नहीं है तो आप भटक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एंटी करप्शन मूवमेंट का गोल सिर्फ और सिर्फ करप्शन खत्म करना था, कुछ और नहीं। क्लीन गंगा मिशन का गोल सिर्फ गंगा को साफ करना है। ये जो लेजर शार्प फोकस है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इट गिव्स एवरीवन अ सिंगल पावरफुल मैसेज टू रैली बिहाइंड। पिलर नंबर 3 स्ट्रॉन्ग लीडरशिप यानी नेतृत्व। हर शिप को एक कैप्टन चाहिए होता है जो उसे तूफान से निकालकर मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक ले जाए। मूवमेंट में लीडर वही कैप्टन होता है। वो ही स्ट्रैटेजी बनाता है, लोगों को इंस्पायर करता है और गवर्नमेंट से निगोशिएट यानी बातचीत करता है। थिंक ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल। बिना एक क्रेडिबल फेस, बिना एक स्ट्रॉन्ग लीडर के भीड़ डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, बिखर जाती है। अ गुड लीडर कन्वर्ट्स अ क्राउड इनटू एन आर्मी। पिलर नंबर 4 अ सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। एक दिन का बड़ा प्रोटेस्ट मीडिया में हेडलाइन तो बना सकता है, लेकिन उससे कानून नहीं बदल सकता। पॉलिसी चेंज एक स्लो प्रोसेस है। यहां पर काम आता है एक ऑर्गेनाइजेशन। ये मूवमेंट का बैक ऑफिस होता है जो पर्दे के पीछे काम करता है। लीगल पेपरवर्क करना, गवर्नमेंट से मीटिंग्स फिक्स करना, फंड्स मैनेज करना, ये सारा फॉलोअप एक ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। ये प्रोटेस्ट की एनर्जी को एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एफर्ट में बदल देता है। और आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पब्लिक सपोर्ट यानी जन समर्थन। ये मूवमेंट का फ्यूल है, इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बिना जनता के समर्थन के कोई भी आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सपोर्ट हासिल करने के लिए मूवमेंट्स एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाते हैं। इसमें सब कुछ हो सकता है, कैंडल लाइट मार्चेस, नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट प्लेज, वायरल सोशल मीडिया हैशटैग्स या इवन मिस कॉल कैंपेन्स। द मेन गोल इज टू मेक द कॉमन पर्सन फील ये मेरी भी लड़ाई है। जब आम इंसान जुड़ जाता है तभी एक मूवमेंट जन आंदोलन यानी अ पीपल्स मूवमेंट बनता। तो एक और सवाल, क्या एक मूवमेंट हमेशा मूवमेंट ही रहता है? जरूरी नहीं। समटाइम्स लीडर्स को ये रियलाइज होता है कि बाहर से सिस्टम पर प्रेशर डालने की जगह सिस्टम के अंदर घुसकर उसे बदलना ज्यादा इफेक्टिव होगा, और तब एक मूवमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इंडिया में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आम आदमी पार्टी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से ही निकली थी। दे डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम प्रोटेस्ट टू पॉलिटिक्स। तो ये थे द 5 पिलर्स ऑफ एनी सक्सेसफुल मूवमेंट। अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को ग्राउंड रियलिटी पर टेस्ट करते हैं। हम इंडिया के 2 सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल मूवमेंट्स को डिकोड करेंगे जो हमारे पार्ट 1 सिलेबस में है, द ट्राइबल मूवमेंट और द फार्मर्स मूवमेंट। लेट्स सी कि ये 5 पिलर्स इन रियल लाइफ स्ट्रगल्स में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए जल, जंगल, जमीन ही उनकी जिंदगी है। इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज यानी आदिवासी। उनका स्ट्रगल आज़ादी से भी पहले से चला आ रहा है। ब्रिटिशर्स ने उनके फॉरेस्ट को कमर्शियल यूज़ के लिए एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और आदिवासियों से उनका घर, उनकी रोजी रोटी, उनका लाइवलीहुड सब छीन लिया। इस इनजस्टिस के खिलाफ देश भर में आवाज़ें उठी और उन्हीं आवाज़ों में से एक सबसे बुलंद आवाज़ थी बिरसा मुंडा की, जिन्होंने अपने लोगों के हक के लिए, अपने लोगों के राइट्स के लिए अंग्रेज़ों से टक्कर ली। तो आदिवासियों का स्ट्रगल आखिर है किस चीज़ के लिए? उनकी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, उन्हें अपने ही घर में यानी जंगल में आउटसाइडर बना दिया गया है। उनके लिए जंगल सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, ये उनकी आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है। इसीलिए उनकी डिमांड्स भी बहुत बेसिक हैं। पहला, एक्सेप्ट देयर राइट ओवर फॉरेस्ट्स, ये मानो कि जंगल पर उनका पहला हक है। दूसरा, अलाउ देम टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उन्हें जंगल से अपनी रोजी रोटी चलाने दो। और तीसरा, गिव देम द राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड। ये कोई बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं है, ये उनके सर्वाइवल की, उनके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है जो आज भी जारी है। अब बात करते हैं उस मूवमेंट की जो जय जवान जय किसान के नारे की रूह है, उसकी स्पिरिट है, द फार्मर्स मूवमेंट
इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और इसलिए किसानों का आंदोलन, द फार्मर्स मूवमेंट, हमेशा से इंडिया की पॉलिटिक्स का एक सेंटर पॉइंट रहा है। आइए इसकी जर्नी को समझते हैं, अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज तक। देखिए, फार्मर्स मूवमेंट की हिस्ट्री को हम रफली 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज था ब्रिटिश एरा, जब किसान अंग्रेजों की एक्सप्लॉयटेटिव टैक्स पॉलिसीज के खिलाफ खड़े हुए, जिसे महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ने सपोर्ट किया। फिर आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स जैसे टेनेंसी लॉज लाए गए, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली और मूवमेंट शांत हो गया। लेकिन फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने इंडियन एग्रीकल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया, और इसके साथ ही किसान आंदोलन का एक नया और ज्यादा पावरफुल फेज शुरू हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन एक डबल एज सोर्ड, एक दो-धारी तलवार साबित हुई। एक तरफ इसने देश को फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बना दिया, विच वॉज अ ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा सिर्फ बड़े किसानों को और पंजाब हरियाणा जैसे कुछ इलाकों को ही मिला। छोटे किसान और पीछे रह गए। अमीर और गरीब किसान के बीच की खाई, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स, और बढ़ गई। इस नई इनइक्वालिटी के खिलाफ और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे इश्यूज पर फार्मर्स मूवमेंट ने दोबारा जोर पकड़ा। तो ये था सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स का पार्ट 1। हमने इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा और 2 हिस्टोरिकल केस स्टडीज भी देखे। चलिए, सेशन एंड करने से पहले एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं सारे की कॉन्सेप्ट्स का, ताकि एग्जाम के टाइम आपको सब कुछ टिप्स पर याद रहे। रेडी? ओके, लेट्स क्विकली रिवाइज द की टर्म्स। मूवमेंट क्या है? इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। गुड। इसके 5 पिलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव एक्शन, यानी लोगों का एक साथ आना, और लीडरशिप, यानी एक स्ट्रॉन्ग नेता। हमने 2 केस स्टडीज देखे, ट्राइबल मूवमेंट जो अपने जल, जंगल, जमीन के हक के लिए है, और फार्मर्स मूवमेंट जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद नई एनर्जी मिली। ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सो रिमेंबर दैट। और आखिर में बस इस एक कोट पर ध्यान दीजिए, अ हेल्दी डेमोक्रेसी डजंट जस्ट हैव वोटर्स, इट हैज एक्टिव सिटीजन्स। एक वोटर बनना जरूरी है, लेकिन एक एक्टिव सिटीजन बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये मूवमेंट्स, ये प्रोटेस्ट्स, ये एक्टिव सिटीजनशिप का ही सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रूफ है। दे रिमाइंड अस दैट इन अ डेमोक्रेसी द अल्टीमेट पावर ऑलवेज लाइज विथ द पीपल। आई होप इस चैप्टर ने आपको इस पावर का एहसास दिलाया हो। तो ये था चैप्टर 4 का पार्ट 1। हम जल्द ही पार्ट 2 के साथ लौटेंगे, जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे। तब तक इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर इस एक्सप्लेनर से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और गैलेक्सी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। कीप लर्निंग। दिस लेसन was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.